चैप्टर 91 आगे बढ़ने की अनुमति नहीं। लिंग शूंग उसे अपने कमरे में ले आई थी और जैसे ही फेंग जियू ने कमरे में प्रवेश किया, वो खून की दुर्गंध से अभिभूत हो गई जो हवा में भारी रूप से लटक रही थी। वो बिस्तर पर आई और देखा कि उसका टॉप पहले ही हटा दिया गया था और वो पेट के बल लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। उसकी पीठ पर लंबे घाव को देखकर उसकी आंखों में हलचल हुई और वह जल्दी से उसकी नब्ज लेने के लिए आगे बढ़ी। लिंग शूंग जो उत्सुकता से उसके पास खड़ा था, तुरंत रिपोर्ट करता है, लिटिल हुआ की पीठ पर लगी चोट सभी में से सबसे खराब है, अन्य सभी चोटें केवल सतही घाव और कुछ खरोंचे हैं। जब मैं उसे अंदर लाया तो खून जम चुका था लेकिन वह पहले से ही बेहोश था। फेंग जियू ने उसकी नब्ज जांची और उसकी नजर उसके पैरों पर टिकी। उसके जूते अभी भी पहने हुए थे, हालांकि वे पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे और उनमें काफी छेद भी थे। उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक भूरे रंग की गोली निकाली और लेंग हुआ के मुंह में रख दी। फिर उसने दवा की एक और बोतल ली और लेंग शून को दे दी। उसके जूते उतारो और उसके पैरों के घावों को साफ करने में उसकी मदद करो। हाँ, लेंग शूंग ने तुरंत कीमती दवा की बोतल पकड़ ली और ध्यान से जूते उतार दिए। उसके आंसू गिरने लगे जब उसने देखा कि उसके पैर बहुत बुरी स्थिति में थे, टूटी हुई त्वचा, पूरे शरीर पर छाले और हर जगह खून। गर्म आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि उसने घावों को साफ करने की पूरी कोशिश की थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, अपनी आस्तीन का उपयोग करके अपनी सूंघने और आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर फेंग जियू ने उसे सांत्वना दी, हालांकि उसकी पीठ पर घाव गहरा है। सौभाग्य से खून सूख गया था, अन्यथा यहाँ की यात्रा, जिसमें लगभग 4 घंटे लगे, पहले ही उसकी जान ले लेती। जहाँ तक पैरों की बात है, यह सिर्फ त्वचा पर कुछ चोट है। उचित देखभाल और दवा के साथ वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कोई खतरा नहीं है। वो अब अपने भाई के बारे में सबसे अधिक चिंतित थी। लिंग हुआ अब बेहोश थी इसलिए उसे पता नहीं चल सका कि क्या हुआ था। उसकी बातें सुनने के बाद लिंग शूंग आखिरकार शांत हो गए। दवा लगाने और उसके पैरों को लपेटने के बाद लिंग शूंग को एहसास हुआ कि उसकी मालकिन अब कमरे में नहीं है। वह बाहर गई और उसने फेंग जियू को आंगन में खड़ा देखा। उसने पूछा, मालकिन, क्या मैं बाहर जाकर जांच कर सकती हूँ कि क्या हुआ था? फेंग जियू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, हम पहले लेंग हुआ के जागने का इंतजार करेंगे, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था। चिंता मत करो, यंग मास्टर ठीक हो जाएगा। हाँ, फेंग जियू ने उदासीनता से सिर हिलाया। जब लेंग हुआ जाग जाए, तो मुझे फोन करना। जिसके बाद वह अपने कमरे में लौट आई। एक बार जब वह अपने कमरे में दाखिल हुई, तो वह तेजी से स्पेटियल स्पिरिट पैलेस में चली गई और उसकी कलाई के झटके से उसकी हथेली में दवा की एक बोतल दिखाई दी। यह एक औषधि थी जो उसकी खेती को बढ़ा सकती थी। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इस दवा को परिष्कृत किया था और उसे अभी तक इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण नहीं करना था और यह नहीं पता था कि इसका कोई दुष्प्रभाव होगा या नहीं। छोटे फीनिक्स ने उसे अपनी हथेली में रखी बोतल को ध्यान से घूरते हुए देखा और वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और अपने छोटे पैरों के साथ लड़खड़ाया और चकित स्वर में पूछा, उस बोतल में क्या है? मैं अपनी साधना को बढ़ाना चाहता हूँ और चरम चरण तक आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने दृढ़तापूर्वक बोतल को जोर से पकड़ लिया। लिटिल फायर फीनिक्स ने हतप्रभ होकर उसकी चौड़ी आंखों से देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? आप वर्तमान में मध्य स्तर के रहस्यमय योद्धा चरण में हैं, भले ही आप चरम चरण तक चार्ज करना चाहते हैं, भले ही इस स्थानिक आत्मा महल की सहायता से आपको इसे प्राप्त करने के लिए अभी भी कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होगी। यदि आप जबरदस्ती आगे बढ़ने जा रहे हैं और यदि कुछ सामने आ जाता है, तो आपकी वर्तमान खेती को पूरी तरह से पंगु बना देना एक बात है, यदि आप इसके साथ अपना जीवन भी खो दे तो क्या होगा? क्या आप स्थिति की गंभीरता को जानते हैं? यह देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि उसकी नजर केवल उसके हाथ में मौजूद बोतल पर टिकी हुई थी, उसने तुरंत कहा, और भी बहुत कुछ है। केवल रहस्यमय शक्तियों पर खेती करने के अलावा रहस्यमय खेती के लिए मार्शल आर्ट की भी आवश्यकता होती है। केवल जब दोनों पहलू एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक रहस्यमय योद्धा
सर्वोत्तम गुणों को सामने लाने और सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकता है। तो भले ही मार्शल आर्ट में थोड़ी समझ के साथ आपकी रहस्यमय शक्तियां बढ़ गई हों, यह भी बेकार है। क्या आप यह जानते हैं? गुवान शी लिंग खतरे में है। उसने संकल्प से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह मेरा भाई है, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चैप्टर 92 वास्तव में बहुत बढ़िया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस पर अपना जीवन दांव पर लगाना चाहिए। छोटे फीनिक्स ने घूर कर देखा, उसके गोल मटोल छोटे चेहरे पर गुस्सा आ रहा था और उसने कहा, यदि स्तर की उन्नति के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसे कौन बचाएगा? हालांकि मेरी वर्तमान साधना योद्धा चरण के शिखर स्तर पर एक कृषक से मुकाबला करने में सक्षम है, फिर भी मुझे चिंता है कि यदि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति इससे अधिक हो गई, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक अपूरणीय स्थिति होगी। उसकी आवाज एक पल के लिए झिझक गई और वह सोच में डूब गई। इसके अलावा, मैंने आंगन में एक अवरोध खड़ा कर दिया था और जो कोई बैरियर मास्टर नहीं है, उसके लिए इसे सुलझाना असंभव होगा। इसलिए, भले ही लेंग हुआ अभी भी मुझे सब कुछ बताने के लिए नहीं जगा है, मैं इस तथ्य के बारे में जानता हूँ कि इस बार मामला निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, और जिन दुश्मनों का मैं सामना करूंगा, वे भी बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, आपको वह दवा लेने की जरूरत नहीं है। यदि उस समय आप वास्तव में इससे निपटने में असमर्थ हैं, तो मैं यहाँ आदरणीय आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर फेंग जियू की नजर उस छोटी सी आकृति पर पड़ी। उसकी आंखें उसके शब्दों के प्रति उसके संदेह को छिपा नहीं रही थीं। छोटे दोस्त, यद्यपि आप प्राचीन अग्नि फीनिक्स हैं, लेकिन आप अभी भी अपनी शैशवावस्था में हैं और अभी भी 3 साल के मानव बच्चे की तरह दिखते हैं। यदि दुश्मन ऐसे लोग हैं जिनसे मैं भी निपटने में असमर्थ हूँ, तो आप उनके खिलाफ क्या कर पाएंगे? वहाँ उसे सच में लगता है कि अपने छोटे हाथों और पैरों वाला यह मोटा सा लड़का एक छोटा बच्चा था जो एक छोटी समृद्धि गुड़िया की तरह दिखता है और उसके पास ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं होगी। आखिरकार, वो अभी भी परिपक्व नहीं हुआ है। यदि उनका सामना वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होता है जिसे वह भी हराने में असमर्थ थी, तो उसे ईमानदारी से विश्वास नहीं होता था कि बच्चे के पास मदद करने की कोई क्षमता है। हालांकि, छोटा फीनिक्स उन शब्दों को सुनकर तुरंत दुखी हो गया। उसकी गोल मटोल छोटी बाहें उसकी छाती पर मुड़ गईं और वह पीछे की ओर फर्श पर गिर गया, जैसे उसने उसे गुस्से से घूर कर कहा, तुम्हें ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आदरणीय, मैं 3 साल के इंसान जितना बेकार होने के करीब भी नहीं हूँ। आदरणीय, मैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने इस तथ्य पर फिर से जोर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे डर था कि फेंग जियू ने उस पर विश्वास नहीं किया। मालकिन, छोटी हुआ जाग गई है। बाहर से लेंग शूंग की आवाज आई। अंतरिक्ष में, जब फेंग जियू ने यह सुना, तो उसने दूसरी बार अपने हाथ में रखी गोली पर नजर डाली और उसे दूर रखने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। फिर उसने याद दिलाने के लिए अपना सिर घुमाया, तुम अच्छे बनो और खेती करने के लिए यहीं अंदर रहो। इतना कहने के बाद, जैसे ही वह अंतरिक्ष से बाहर निकली, उसका चेहरा चमक उठा। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि लेंग शूंग खुशी से वहां खड़ा था। मालकिन, हुआ जाग गया है। मम, उसने अपना सिर हिलाया और लेंग शूंग के कमरे की ओर बढ़ी। जब वह कमरे में आई, तो उसने देखा कि लेंग हुआ ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं और उसे अंदर आते देख, वह उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फेंग जियू ने उसे दबा दिया और कहा, तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोटें हैं। बस लेटे रहो। मालकिन, यंग मास्टर को पकड़ लिया गया है। उसकी आवाज अब भी बहुत कमजोर थी, लेकिन पहले से काफी बेहतर थी। तुम्हें पता है वे लोग कौन हैं? उसने मन ही मन सोचते हुए पूछा। कम से कम उसे पकड़ लिया गया था, जब तक कि उसे मार नहीं दिया गया था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा कि वे जू परिवार से थे, और दावा किया कि मालकिन ने उसके बेटे और उसके 2 बुजुर्गों को मार डाला। इसलिए, वो हिसाब बराबर करने के लिए मालकिन की तलाश में आया था। उन शब्दों को सुनकर, लेंग शूंग थोड़ा अचंभित हो गया। उसकी मालकिन ने लोगों को मार डाला। यह कैसे संभव हुआ? मालकिन की शक्तियां अधिक से अधिक कड़ाई वाले तकिए जितनी हानिकारक मानी जाती थीं।
तो यह कैसे संभव था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर सकती थी जो परिवार के वरिष्ठ स्तर का था? जब फेंग जियू ने यह सुना, तो उसकी आंखें चमक उठी और उसे यह सब समझ में आ गया। तो यह जू परिवार है। उस दूसरे मास्टर और अन्य सभी लोगों को पहले ही उसके द्वारा मार दिया गया था, तो उन्हें कैसे पता चला कि वह वही थी जिसने उन्हें मारा था? क्या उन्हें उसका चित्र काले बाजार के इनाम बोर्ड से मिला और वहीं से निकाला गया? क्या वे उस समय अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाए थे जो बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ था? और आप भागने में कैसे सफल हुए? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। सू परिवार के मुखिया अपने साथ एक भूरे रंग का वस्त्र पहने हुए बूढ़े व्यक्ति को लाए थे, और उसने ही अवरोध को तोड़ा था। जहां तक मेरी बात है, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। जब उसने उस समय की स्थिति पर विचार किया, तब भी उसे यह सब अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय लगा। फिर उसने कहा, मालकिन, मुझे पता चला कि मुलायम और मुलायम ताइची वास्तव में अद्भुत है। चैप्टर 93 असहनीय पीड़ा। उस पल में मैं लगभग पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था, और अगर ताइची नहीं होती जो मालकिन ने मुझे सिखाई, तो मेरा मानना है कि मैं उन दो लोगों की तलवारों के नीचे मर गया होता। जब उसने इसके बारे में सोचा, तब भी उसके दिल में हल्का सा आघात लगा हुआ था। आखिरकार, इसके पहले के सभी दिनों में, उसकी बड़ी बहन ने हमेशा उसकी रक्षा की थी क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और वह अक्सर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा रहता था। उस रात जो घटनाएं घटित हुई, वे उसके लिए इससे पहले बिल्कुल अकल्पनीय थीं। लेकिन, उस रात के बाद उसके मन में दृढ़ निश्चय के साथ एक विचार आया। वह साधना भी करना चाहते थे। भले ही वह अपनी बड़ी बहन से तुलना करने में सक्षम न हो, फिर भी वह खेती करेगा। इससे उसे हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि वास्तव में कुछ हुआ, तो वह उनकी रक्षा करने में भी सक्षम हो सकता है। उन शब्दों को सुनकर लेंग शूंग ने अनजाने में अपनी मालकिन की ओर देखा। उसे यह सब कुछ अविश्वसनीय लगा। जिस मार्शल आर्ट की मालकिन ने अभ्यास किया, वह वास्तव में दुश्मन से मुकाबला कर सकती थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी मालकिन ने अपने शरीर को कुछ व्यायाम देने के लिए यह अभ्यास किया था, और उसने यह नहीं सोचा था कि यह लिटिल हुआ की जान बचाने में मददगार साबित होगा। लिंग हुआ ने जो कहा, उसे सुनने के बाद फेंग जियू ने अपना सिर हिलाया और उसे याद दिलाया, आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपने आप को फिर से स्वस्थ बनाना चाहिए। आपको किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और वह तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ी। लिंग शूंग उसके ठीक पीछे चला गया और फेंग जियू को आंगन में खड़ा देखकर उसने पूछा, मालकिन, हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं वहां वापस यात्रा करूंगा और आप यहाँ की चीजों की देखरेख करने में मेरी मदद करेंगे। मालकिन अकेले जाकर यंग मास्टर को बचाने की सोच रही है। लिंग शूंग आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसने चिंतित होकर कहना जारी रखा, उन लोगों के पास इतनी शक्तियां हैं कि यंग मास्टर भी उनसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं, और अगर मालकिन वहां जाती है, तो क्या ऐसा नहीं होगा? खुद को दुश्मन की बाहों में सौंपना। उसने ये शब्द जोर से नहीं कहे, लेकिन वह जो देख सकती थी, भले ही उसकी मालकिन ताइची में अत्यधिक कुशल थी, फिर भी यह निश्चित रूप से एक परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होगी। इसके अलावा, वह सिर्फ एक व्यक्ति थी और दुश्मन एक पूरा परिवार कबीला था। यहाँ तक उनकी शक्तियों की असमानता को एक तरफ रखते हुए भी, लोगों की संख्या के मामले में अंतर पहले से ही बहुत बड़ा था, तो वह अपनी मालकिन को अपनी मौत की तलाश करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। आपको बस वही करना है जो मैंने कहा है, और वही काम करेगा। वह घूमी और अपने कमरे में वापस चली गई, पुरुषों के कपड़े पहने, और मदार के फूलों के साथ सुनहरा मुखौटा लगाया, और उसके कपड़े बदलने के साथ ही उसके चारों ओर की हवा तुरंत बदल गई। उसके चारों ओर जो हवा थी वह तेज थी, उसका आचरण अकर्मण्य था, वह अंधेरे के भगवान की तरह खतरनाक, रहस्यमय लग रहा था। वह आभा जिसे उसने हमेशा दबाया था और इतने समय तक छिपाए रखा था, उस पल में जारी हो गई, जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वह आंगन से बाहर चली गई और आड़ू के पेड़ के जंगल में बह गई। उसकी रहस्यमय शक्तियां बढ़ गईं, और अपने अजीब रहस्यमय कदमों के साथ
वह एक भूत की तरह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उसके पीछे गुजरने का एक भी निशान नहीं बचा। जू परिवार कालकोटरी, झकझोरना, पियाक, ऊंघ, कोड़े की चटकने की आवाज से झपट्टा मारने जैसी आवाजें आने लगी। जैसे ही इसकी नोक हवा में चीरती थी, कोड़े की हर एक दरार के साथ दबी दबी करा उठती थी। हवा उस मंद और नम भूमिगत कालकोठरी में खून की मोटी दुर्गंध से भरी हुई थी। क्रॉसबीम लकड़ी के डंडे पर गुवान शी लिन को कोड़े मारे गए। उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। चाबुक की मार एक दूसरे पर आर पार हो रही थी। उसके पसीने के साथ खून बह रहा था, जो उसके शरीर से लटक रहे निराशाजनक रूप से फटे कपड़ों में पूरी तरह से भीग गया था। जिस क्षण से उसे पकड़कर यहाँ लाया गया था, कोड़ों की मार बिल्कुल भी बंद नहीं हुई थी। वह इतना थका हुआ था कि उसके पास पीड़ा में चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपने शरीर से अलग हो गया हो। इतना सुन्न हो गया था कि उसे वास्तव में दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब उसमें सिर उठाने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन कोड़ा लहराने वाला व्यक्ति जरा भी पीछे नहीं हटा और लगातार कोड़े मारते हुए गाली देता रहा। किसने तुम्हें मुझे मारने दिया बेटा? तुम्हें मेरे दूसरे भाई को किसने मारने दिया? तुम्हें मेरे दो बुजुर्गों को किसने नष्ट करने दिया? तुम्हें मेरे जू परिवार का दुश्मन किसने बनने दिया? किनारे पर खड़े गार्ड ने देखा कि गुवान शी लिन पहले से ही चेतना के अंतिम पड़ाव पर था, क्योंकि बेहोश होने पर उसका सिर आखिरकार झुक गया और उसने अत्यधिक सतर्क स्वर में कहा, परिवार के मुखिया, वह आदमी पहले ही बेहोश हो चुका है। मेरे लिए लाल गर्म दाग वाला लोहा लाओ, उसे जलाकर जगाओ। चैप्टर 94 निग द्वारा जू हवेली का दौरा गार्ड चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और पीछे जाकर एक जलता हुआ लाल ब्रांडिंग लोहा लाया, इससे पहले कि उसने सावधानीपूर्वक इसे परिवार के मुखिया को सौंप दिया। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितने दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हो, परिवार के मुखिया जू ने ठंडी आवाज में कहा कि जैसे ही उसके हाथ में ब्रांडिंग आयरन गुवान शी लिन के शरीर पर धकेलने वाला था। लाल गर्म ब्रांडिंग वाला लोहा अभी भी भाप से तप रहा था और गार्ड भी देखना जारी नहीं रख सका। इसे पकड़ो, शक्ति से भरी एक प्रभावशाली आवाज उसके पास पहुंची, जिससे परिवार के मुखिया जू, जो ब्रांडिंग आयरन को दबाने ही वाला था, ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जो अभी अभी अंदर आया था। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति अंदर कदम रखता हुआ आया। कालकोठरी के भीतर खून की तेज दुर्गंध को महसूस करते हुए और पहले से ही बेहोश गुवान शी लिन को देखकर उसकी भौहें एक साथ तंग गईं, जबकि उसका चेहरा काला पड़ गया। वह अत्यधिक अप्रसन्न लग रहा था जब उसने परिवार के मुखिया जू को घूर कर देखा। यह आदमी अब भी हमारे काम आता है। अगर तुम इसे इतना यातना देकर मार डालोगे और लड़की नहीं आएगी, तो यह बूढ़ा आदमी यहाँ किसकी तलाश करेगा? उन शब्दों को सुनकर परिवार के मुखिया जू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किनारे पर गार्ड को ब्रांडिंग आयरन सौंप दिया और कहा, सीनियर को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह मनहूस लड़की निश्चित रूप से आएगी। यदि वह नहीं आती है, भले ही उसे बादलों वाले चंद्रमा शहर को उल्टा करना पड़े, वह निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेगा। रात हो गई और जू हवेली दिन की तरह लालटेन से जगमगा उठी। गार्डों की कई टीमें उस शिकार को पकड़ने के लिए उस जगह के अंदर और बाहर रेंगती रहीं, जिससे बचा नहीं जा सकने वाला जाल बिछाया गया, जो आज रात यहां आ सकता है। रात होने का इंतजार करने के लिए पूरे दिन उन्हें देखने के लिए छाया के भीतर छिपे फैंग जियू को अचानक काले रंग में एक परिचित आकृति दिखाई दी। उसकी भौहें तंग गईं और लाल रंग की चमक के साथ वह उस आकृति की ओर बढ़ी। लिंग शूंग ने अभी अभी मुख्य दरवाजों की दीवार पर छलांग लगाई थी, जब एक हाथ अचानक उसके कंधे पर बंद हो गया और दूसरा उसके मुंह पर चिपक गया, क्योंकि उसे छाया में खींच लिया गया था। वह प्रतिकार करने ही वाली थी कि एक परिचित आवाज ने धीरे से कहा, यह मैं हूँ। उसी क्षण उसने बात की। फैंग जियू ने अपना हाथ छुड़ाया और लिंग शूंग को घूरते हुए देखा, जो पीछे मुड़ा था। इससे पहले कि उसने कहा, क्या मैंने आपको पीच ब्लॉसम रिज पर चीजों की देखरेख करने के लिए नहीं कहा था? इसके बजाय आप यहाँ क्यों हैं? मालकिन, जवाब देते हुए लिंग शूंग की आंखें चमक उठी। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता थी और इसलिए मैं यहाँ आई।
अपनी मालकिन को अकेले बचाव कार्य करने देने से वह सहज नहीं होगी, इसलिए जब उसने लेंग हुआ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा, तो वह तुरंत फेंग जियू का अनुसरण करते हुए यहाँ आ गई। मूर्खता, वह धीमे स्वर में बोली, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता, तो तुम आज रात मेरी योजना बिगाड़ देते। यह सुनकर लेंग शूंग ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मालकिन। अभी वापस जाओ। उन शब्दों के विपरीत उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और हठपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं युवा मास्टर को बचाने में मालकिन की मदद करूंगी। वहां जाकर तुम सचमुच मारे जा सकते हो। लिंग शून की निगाहें दृढ़ हो गईं क्योंकि उसने फेंग जियू को देखा और उसने कहा, लिंग शून का जीवन मालकिन का है और भले ही मुझे इसके लिए मरना पड़े, मैं मालकिन को खुद जोखिम लेने की अनुमति नहीं दूंगी। फेंग जियू ने युवा लड़की को काफी देर तक घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने अपनी नजरें फेर लीं। चूंकि तुम मौत से नहीं डरते, तो मेरे पीछे आओ। हाँ, लेंग शून का दिल खुश हो गया और उसकी आंखें चमक उठीं। फेंग जियू उसे पीछे के दरवाजों के ऊपर से दीवार पर छलांग लगाने के लिए चुपचाप ले गया। छाया के भीतर छिपते हुए फेंग जियू ने तुरंत देखा कि बाहरी परिधि के जिन क्षेत्रों में गश्त पर कोई गार्ड नहीं था, वहां सीमा अवरोध स्थापित किए गए थे, और यदि वह अंदर जाना चाहती थी, तो उसे उन बाधाओं से गुजरना होगा। अंदर सीमा अवरोध हैं। मेरे पीछे बहुत करीब से चलो, तुम एक कदम भी गलत नहीं उठा सकते। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने छलांग लगा दी और लेंग शून को सीमा अवरोध में ले गई। इस बीच जू हवेली के अंदर एक आंगन के भीतर परिवार का मुखिया जू चाय की चुस्की ले रहा था और उसने थोड़ी चिंतित आवाज में पूछा, वरिष्ठ, क्या वह सीमा अवरोध वास्तव में किसी व्यक्ति को अंदर फंसा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में पहले से ही यहाँ है लेकिन हमें इसका पता नहीं है? ऐसा नहीं होगा, बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, इस बूढ़े आदमी की बाधाओं के खिलाफ पूरे संग ग्लोरी देश में कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वह आने की हिम्मत करती है, हमें एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी और वह निश्चित रूप से बाधा के भीतर फंस जाएगी, भागने में असमर्थ होगी। चैप्टर 95 जू हवेली को आग के हवाले करना। हालांकि उन दोनों को यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे थे वह पहले ही सीमा अवरोध से सुरक्षित और स्वस्थ निकल चुका था। बैरियर से बाहर निकलते ही उनका सामना तुरंत रात्रि गश्ती गार्डों की एक टीम से हो गया। जैसे ही लेंग शून सोच रही थी कि छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी है, फेंग जियू उसे बिजली की चमक की तरह तेजी से दूसरी तरफ ले गया, रात की गश्त से पूरी तरह से अनजान। एक बार जब वे रुके, तो लेंग शूंग ने खुद को स्तब्ध पाया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने अपनी मालकिन को अपने बगल में देखा। इस तरह के आंदोलन अभी भी उससे परे होंगे, भले ही वो अगले 10 वर्षों तक खेती करती रहे। जाना, फेंग जियू ने धीमे स्वर में फुसफुसाकर उसे किनारे की ओर ले जाया। रास्ते में हालांकि उन्हें कभी कभी जू परिवार की रात्रि गश्ती का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उनसे बचने में कामयाब रहे और गार्ड सतर्क नहीं हुए। लेंग शून को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी मालकिन के शब्दों का पहले क्या मतलब था। यहाँ बाहरी रिंग पर एक सीमा अवरोधक स्थापित किया गया था, जबकि आंतरिक रिंग पर रात्रि गश्त करने वाले गार्ड रेंग रहे थे। यदि वह स्वयं अंदर आई होती, तो अब तक उसका अवश्य ही पता चल गया होता। यहाँ इंतजार करें। अपने रूखे निर्देशों को छोड़कर फेंग जियू बाहर निकली और आखिरी गार्ड पर अपना हाथ रखा, जो पीछे की ओर आया और उसे छाया में खींच लिया। जब गश्ती दल बहुत दूर चला गया, तो उसने धीमे स्वर में पूछा, गुवान शीलिन कहाँ है? गार्ड की आंखें भय से फैल गईं। अपनी आंखों से विनती करते हुए उसने एक उंगली बढ़ाई और दिशा बताई। वह बाहर निकला, स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था और यह देखकर फेंग जियू की आंखों में चमक आ गई और उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसे छाया में गहराई तक खींचने से पहले अपनी कलाई के झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। दोनों एक बार फिर गार्ड द्वारा बताई गई दिशा की ओर चले गए।
वे अपने सामने आने वाली सभी गश्तों से बचते रहे और फेंग जियू केवल तभी रुके जब वे अंदर लघु पर्वतों की चट्टानों से भरे क्षेत्र के पास आए। लिंग शूंग ने फेंग जियू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, समझ नहीं आया कि वे अचानक क्यों रुक गए। फेंग जियू की आंखों ने उसके सामने पूरे क्षेत्र को स्कैन किया और चट्टान के एक विशेष समूह के सामने खड़े 4 गार्डों को देखा और देखा कि आसपास के क्षेत्र में छाया के भीतर कई और लोग छिपे हुए थे। उसकी आंखों से पता चला कि वह किसी गहरी सोच में थी। वह जानती थी कि वह खुले में उजागर होने वाले और छिपे हुए सभी गार्डों को बिना सचेत किए जल्दी से निपटाने में असमर्थ होगी और उसने निष्कर्ष निकाला कि वह केवल दवाओं का उपयोग कर सकती है। उसने अपनी हथेली पलटी और स्थानिक रिंग से एक दवा की बोतल निकाली और चुपचाप ऊपर की ओर खिसक गई। उसने अपने हाथ में दवा के झाग को रात की हवा में बिखेर दिया और चुपचाप इंतजार करती रही जब तक छिपे हुए और खुले में मौजूद सभी गार्ड जमीन पर नहीं गिर गए। फेंग जियू ने लिंग शून को बाहर आने का संकेत दिया। तुम यहाँ पहरा दो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, उसने चट्टानी दरवाजे का पैनल खोला और अंदर चली गई। एक बार अंदर जाने पर गीली और सीलन भरी बदबू ने उस पर हमला कर दिया और अंदर खून की मिली हुई मोटी बदबू ने उसकी भौहों को सिकोड़ दिया। विशेष रूप से जब उसने बुरी तरह से खून से लथपथ और क्षत विक्षत व्यक्ति को क्रॉसबीम खूंटी से बंधा हुआ देखा, तो उसका दिल पसीज गया और नरसंहार की एक जानलेवा आभा सामने आ गई। बड़े भाई, उसने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन गुवांशी लिन होश खो बैठी थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी और उसे बाहर लाने से पहले रस्सियां दी। मैं गार्डों को बुलाऊंगा और तुम उसे यहाँ से बाहर लाने का मौका ढूंढोगे। लिंग शूंग, जो गुवांशी लिन को ले जा रहे थे, ने सिर हिलाया और फेंग जियू को चिंतित होकर याद दिलाया, मालकिन, कृपया सावधान रहें। मम, जल्दी जाओ। लिंग शूंग ने स्वीकार किया और उन्हें दूसरी दिशा में जाते हुए देखकर फेंग जियू ने आंतरिक परिधि में मुख्य इमारत पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखें भयावह और रक्तपिपासु हत्या से भर गईं और उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विरोध करना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग, आग, आग बुझाओ। परिवार के मुखिया जो और बूढ़े व्यक्ति जो आंगन में बातें कर रहे थे, उन्होंने बाहर से आग की आवाजें सुनी, तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए और दहाड़ते हुए बोले, क्या हुआ? एक गार्ड अत्यधिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया, परिवार का मुखिया। बुरी खबर, हवेली के भीतर कई जगहों पर आग लग गई है और आग की लपटें बहुत तीव्र हैं। आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं और जल्द ही यहाँ तक जाएंगी। यह सुनकर दोनों व्यक्तियों के हाव भाव काफी बदल गए और वे तेजी से बाहर की ओर भागे। चैप्टर 96, हत्या का आदेश। लेकिन जब वे बाहर आए और परिवार के मुखिया जू ने स्थिति देखी, तो वह लगभग बेहोश हो गया। विशाल जू हवेली, केवल इसके रक्षकों की संख्या ही लगभग 100 होगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वे सभी जमीन पर पड़े थे। यह नहीं पता था कि वे अभी भी जीवित थे या मृत। मास्टर वॉरियर ग्रेड के केवल 2 बुजुर्ग और जो मेंशन के 4 टीम लीडर अभी भी सचेत थे। और एक दरवाजे की दीवार के ऊपर लाल रंग में एक आकृति ऊपर खड़ी होकर नीचे सब कुछ देख रही थी। लाल आकृति रात की हवा में लहराते हुए अपने उग्र लाल कपड़ों के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। उसके सुनहरे मदार फूल के मुखौटे ने उसे और अधिक रहस्यमय बना दिया, क्योंकि यह चारों ओर से प्रचंड आग की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन जब उसने सुनहरा मदारा मुखौटा और लाल कपड़े का सूट देखा, तो परिवार के मुखिया जू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, आप भूत डॉक्टर हैं। भूत डॉक्टर, एक बेहद रहस्यमय व्यक्ति जिससे डर भी लगता था और श्रद्धेय भी। कोई भी उसके असली लिंग को नहीं जानता था और केवल यह जानता था कि वो हमेशा एक चमकदार और भयावह लाल रंग का सूट पहने रहता था, जिसके साथ वह सुनहरा मुखौटा पूरी तरह से खिले हुए मदार के फूलों से भरा हुआ था। क्लाउडी मून सिटी के कई प्रमुख परिवारों ने दर्शकों की तलाश की थी, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया था। सन ग्लोरी कंट्री के शासक ने उससे मिलने के लिए कहा था और उसे वैसे ही अस्वीकार कर दिया गया था।
कई देशों में फैले काले बाजार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उन्हें एक अत्यधिक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में देखा। यह अफवाह थी कि उसके पास चिकित्सा कौशल था जो किसी को मौत के कगार से वापस ला सकता था। यह अफवाह थी कि उनकी दवा की एक खुराक तुरंत योद्धाओं की शक्ति बढ़ा सकती है। यह अफवाह थी। बहुत सारी अफवाहें थीं, और यह इकाई जो केवल अफवाहों में अस्तित्व में थी, आज अपने जो हवेली में आई थी और इस तरह से प्रकट हुई थी, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वह दहशत में न आ जाए। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे काले बाजार के पीछे की शक्तियां बचाना चाहती थीं। यदि आसपास की अन्य शक्तियों को इसके बारे में पता होता, तो जू परिवार अब क्लाउडी मून सिटी के भीतर पैर जमाने में सक्षम नहीं होता। हालांकि जैसे ही डर उसके दिल पर हावी हुआ, अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसे मार डालो। जब तक वह मर जाएगा, काला बाजार के पीछे की शक्तियों को पता नहीं चलेगा कि वही जिम्मेदार था। एक बार जब वह मर जाएगा, तो जू परिवार को काले बाजार से किसी भी प्रकार के प्रतिशोध से डरने की जरूरत नहीं होगी। उसे मार डालो। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। वह अचानक वापस अपने होश में आ गया और जोर से चिल्लाया। उसकी उंगली दीवार के ऊपर खड़ी लाल पोशाक वाली आकृति की ओर इशारा कर रही थी। उसकी आवाज अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण और लगभग उन्मत्त लग रही थी। उसे इस जगह से जीवित निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत दूर देखने से पहले फैमिली हेड जू पर एक नजर डाली। उसकी नजर लाल आकृति पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें उत्साह और प्रत्याशा की चमक के साथ नृत्य कर रही थीं। नहीं, यहाँ यह बूढ़ा व्यक्ति उसे जीवित चाहता है। दोनों बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़े और अपने परिवार के मुखिया के पास खड़े हो गए। उनके कपड़े आग से थोड़े जल गए थे और चूंकि वे अभी अभी आग से बचकर निकले थे, उनके बाल भी अस्त व्यस्त थे। उनके चेहरे पर दाग लग गए थे, जिससे एक दुखद दृश्य बन रहा था। परिवार के मुखिया, आग में नॉकआउट दवाएं हैं। मास्टर वॉरियर ग्रेड से नीचे के सभी लोगों को नॉकआउट कर दिया गया है। उसे अभी मार डालो। परिवार के मुखिया जू ने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए, एक एक करके शब्द उगलते हुए, सभी 4 मास्टर योद्धाओं को उस लाल रंग की आकृति को मारने का आदेश दिया, और फिर तुरंत अपनी आंखें उसके बगल में भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर घुमाई, जिससे वह गुस्से से भर गया और सवाल करते समय अपना विवेक थोड़ा खो चुका था। क्या आपने यह नहीं कहा कि वह आपकी बाधा को पार नहीं कर पाएगा? क्या आपने यह नहीं कहा कि जब वह आपके बैरियर में प्रवेश करेगा तो आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाएगा? उसने मेरे जू परिवार की सदियों पुरानी विरासत को नष्ट करने के लिए आग लगा दी। अगर मैंने आज जो हवेली को उसके खून से नहीं धोया, तो मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके मुंह से खून का एक कौर बाहर निकला। जैसे ही वह हथेली के एक प्रहार से हवा में उड़ गया, जमीन पर भड़कती हुई आग की लपटों में गिरने से पहले दीवार के कोने से जोर से टकराया। उसके पास चिल्लाने का भी समय नहीं था। तभी जोरदार टक्कर की आवाज आई और दीवार का पूरा हिस्सा ढह गया और परिवार का मुखिया जो उसके नीचे दब गया। परिवार का मुखिया। चैप्टर 97। खून की छाया में रात 2 बुजुर्गों ने चौंककर पुकारा और 4 टीम लीडरों के चेहरे फीके पड़ गए। उनकी आंखें चकित हो गईं जब उन्होंने भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा जिसने अचानक हमला किया था। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसके शरीर से एक दुर्भावनापूर्ण आभा निकल रही थी। उसकी आवाज तिरस्कारपूर्ण और ठंडी थी क्योंकि वह धीरे धीरे उसके मुंह से निकल रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत की। उसकी दुर्भावनापूर्ण नजर घूम गई, जिससे उसके बगल के 2 बुजुर्ग चौंक गए, जिससे वे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। एक हथेली और इसने उनके परिवार के मुखिया को मार डाला था जो योद्धा मास्टर ग्रेड के शिखर पर था। बस इतना ही करना पड़ा कि उनके परिवार के मुखिया को खड़े होने का मौका भी नहीं दिया गया बल्कि उसकी जिंदगी ही उससे छीन ली गई। भीषण आग के भीतर, मलबे के ढेर के नीचे, सदियों पुराने जू परिवार के मुखिया की अचानक और अप्रत्याशित रूप से ऐसी अपमानजनक मौत हो गई थी। अपने उच्च सुविधाजनक बिंदु पर खड़े होकर, फेंग जियू ने अपने मुखौटे के नीचे एक भौं उठाई, जैसे उसकी आंखों में एक क्षणिक पहेली चमक उठी।
क्या वे दो लोग आपस में मिले हुए नहीं हैं? लेकिन उसने परिवार के मुखिया जू पर हमला किया और उसे मार डाला। एक हथेली के प्रहार से मारा गया। उसकी नजर भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह उस बूढ़े व्यक्ति की हथेली के चारों ओर एकत्रित रहस्यमय ऊर्जा को देख रहा था जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। भव्य योद्धा मास्टर। भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की शक्तियां एक योद्धा मास्टर, एक भव्य योद्धा मास्टर से ऊपर थीं। यह तो होना ही है। केवल एक ही हथेली के प्रहार से एक वॉरियर मास्टर को शिखर से बाहर करने में सक्षम होने के लिए उसकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से परिवार के मुखिया जू की तुलना में उच्च स्तर की होनी चाहिए। लेकिन एक महान योद्धा मास्टर, वर्तमान फैंग जियू को किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी जो परिवार प्रमुख जू के स्तर पर हो। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर योद्धा से मुकाबला करने के लिए, और उसकी शक्तियां न केवल रहस्यमय ग्रैंड वॉरियर मास्टर ग्रेड के शुरुआती स्तरों पर थीं, ऐसा सोचा गया था कि फैंग जियू के दो भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी के लिए मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जाओ, इस बूढ़े आदमी के लिए उसे पकड़ लो। याद रखो, यह बूढ़ा आदमी उसे जीवित चाहता है। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति वहीं खड़ा रहा और अपनी जगह से नहीं हिला। उसके हाथ एक दूसरे के ऊपर आ गए। उसकी आस्तीन के भीतर छिपा हुआ था। उसकी आंखें उत्साह और प्रत्याशा से चमक रही थी जब वह लाल रंग की चमकदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली छवि को देख रहा था। उसकी नजर इतनी अजीब लग रही थी कि उसे ठंड लग रही थी। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दो बुजुर्ग थे या क्या वह चार टीम लीडर थे। यहाँ तक जब उन्होंने अपने परिवार के मुखिया की बूढ़े व्यक्ति द्वारा हत्या होते देखी, तब भी उन्होंने अपने परिवार के मुखिया से बदला लेने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल की गहराई में वे जानते थे कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उनसे बहुत अधिक है, और यदि उन्होंने अनुपालन नहीं किया तो मरने वाले अगले लोग वे ही होंगे। जब उसने देखा कि कई लोग उसके चारों ओर हमला कर रहे हैं, तो फैंग जियू की आंखें थोड़ी चमक गईं, और उसने अपना खंजर बाहर निकाला और उसे उलटकर पकड़ लिया। उसने अपनी क्यूई को बुलाया और छलांग लगा दी, और कुछ ही दूरी पर एक छत पर उतर गई। पुरुषों ने उसके पीछे करीब से पीछा किया। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, लगभग ऐसे जैसे कि वे बूढ़े आदमी से डरते हों, और पुरुषों ने उसके खिलाफ किसी भी तेज ब्लेड का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अनजाने में उसके लिए उन्हें मारना आसान बना दिया। कोई बच नहीं सकता, बुजुर्गों में से एक ने चिल्लाया। फैंग जियू के कंधे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रहस्यमय ऊर्जा बढ़ रही थी, और उसके योद्धा मास्टर की दमनकारी आभा उस पल में हमले में बाहर निकल गई। एल्डर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ अचानक पकड़ लिया गया था और उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया गया था। उसके प्रतिद्वंद्वी की भूतिया हरकतों और उसके हाथों की पेचीदा हरकतों ने उसके लिए दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचना असंभव बना दिया। इससे पहले कि वह पीछे हटने की कोशिश करता, उसकी गर्दन पर एक बर्फीला ठंडा खंजर हल्का सा दबाया जा चुका था। जब अन्य कैदियों ने यह देखा, तो सदमे और अविश्वास से उनके दिल लगभग रुक गए। वे सभी तीसरे बुजुर्ग की शक्तियों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उसका इतनी आसानी से मुकाबला किया गया और उसे पकड़ लिया गया। यहाँ तक दुश्मन के हाथों में पड़ जाने पर भी उसकी जिंदगी का फैसला शिकार से होगा। मत करो, मुझे मत मारो। तीसरा बुजुर्ग घबरा गया था। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस दृश्य की उसने कल्पना की थी वो पलक झपकते ही प्रकट हो गया था, लेकिन जिस व्यक्ति को संयम में रखा जा रहा था वह था। बहुत देर हो गई। फैंग जियू की आवाज ठंडी थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में खंजर खींच लिया था। गर्दन पर गहरा घाव हो गया और खून बह निकला। चैप्टर 98 अशुद्ध विचार। तीसरा बुजुर्ग। दूसरा बुजुर्ग सदमे में चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। तीसरे बुजुर्ग को, जो उसके भाई के समान ही करीब था, उसका गला कटा हुआ देखकर बहते खून के दृश्य ने उसके दिल में एक तेज दर्द पैदा कर दिया, और उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसके दोनों हाथ भिंच गए। उसकी मुट्ठियों की पो से कट-कट की आवाज आ रही थी, जैसे उसके सीने के भीतर एक तीव्र नफरत उबल रही थी, जैसे गरम लावा उसके सीने से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। परिवार का मुखिया मर चुका था, और चार बुजुर्गों में से वह अकेला बचा था।
धधकती लपटों के कारण जू मैंशन भी जल रहा था और यह आशंका थी कि यह स्थान अंततः बर्बाद हो जाएगा। जू परिवार गिर गया था और यह सब उसकी आंखों के सामने एक व्यक्ति के कारण हुआ था। उसे मार डाला जाना चाहिए। केवल उसे मारकर ही वह अपने भीतर के उग्र क्रोध को बाहर निकाल पाएगा। केवल उसे मारकर ही वह जू हवेली में रहने वाले 134 लोगों की आत्माओं को शांति दे पाएगा। स्विश! एक ठंडी फौलादी चमक के साथ एक लंबी तलवार अचानक उसकी आस्तीन के भीतर से निकली, जिसका नुकीला सिरा जमीन की ओर झुका हुआ था। उसकी दुर्भावनापूर्ण और जानलेवा निगाहें उसके सामने लाल रंग की पोशाक वाली आकृति पर टिकी हुई थी। रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही हत्या से भरी हुई थी। वह अपने भीतर की हर एक शक्ति को बाहर निकालकर इस लड़ाई में मौत तक समर्पित होने के लिए बुला रहा था। जिस समय उन्होंने देखा कि तीसरा बुजुर्ग मारा गया है, चारों टीम लीडरों के शरीर अकड़ गए और वे सहज रूप से भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर अभी तेजी से भागने के लिए तैयार ही हुए थे कि कई चांदी की सुइयों ने उनकी गर्दन के पीछे गोली मार दी। चारों आदमी कराहते रहे और उनके शरीर क्षण भर के लिए अकड़ गए, फिर वे जमीन पर गिर पड़े और तेज आग की लपटों में गिर पड़े। अर्रर्रग! अरे! आग की लपटों के भीतर से पीड़ा की चीखें बाहर आने लगी। चारों लोग लुढ़क गए, उनके शरीर में आग लग गई और वे बचने के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अंत में वे निर्दयी आग की चपेट में आ गए और भस्म हो गए। यह बूढ़ा व्यक्ति जू परिवार के बुजुर्ग के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाता है और इसके द्वारा प्रतिज्ञा करेगा, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें भी अपने साथ खींच लूंगा। दूसरे बुजुर्ग की भयावह आवाज गूंजी और उसकी रहस्यमय ऊर्जा भड़क गई, क्योंकि तलवार की क्यूई उसकी तलवार की नोक से बाहर निकल गई। दिखाई देने वाली तलवार की क्यूई एक जहरीले सांप की तरह थी, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अंधी गति से उड़ रही थी। वह जिस गति से आगे बढ़ा, उसके प्रहार की विभत्सता उसके प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतारने के उसके दृढ़ संकल्प के कारण थी। यह देखकर फेंग जियू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने प्रतिक्रिया में अपने हाथ में पकड़े खंजर में रहस्यमय ऊर्जा भर दी। जैसे ही तलवार और खंजर टकराए, क्लेंगोर गूंज उठा। दोनों के बीच से क्यूई के तेज और दुर्भावनापूर्ण झोंके बाहर निकले, जो हवा में उछलते हुए जोर से सीटी बजा रहे थे। नीचे, यह देखकर कि दूसरे बुजुर्ग के हमले भयानक और घातक थे, भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें गहरी हो गईं। उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने ऊपर दो लोगों को देखा था। उसके लिए वह लड़की इतनी उपयोगी थी कि उसे इस तरह मारा नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की दूसरे बुजुर्ग से इतने सारे वार खाने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित रहने में सक्षम थी, तो जो आंखें उसे अनजाने में देख रही थीं, उनमें कुछ आश्चर्य हुआ। आखिरकार उसने जो देखा था, चूंकि वह पहले ही खुद को सीमा अवरोधों और चिकित्सा में कुशल दिखा चुकी थी, उसने सोचा था कि वह निस्संदेह इसके अलावा युद्ध कौशल की खेती का सामना करने में असमर्थ होगी। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत, उसने उसे एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया था। यह सही है, आश्चर्य। उसने सोचा था कि वह उसके द्वारा खड़ी की गई सीमा बाधा को नहीं तोड़ पाएगी, और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसका फंसना तय था। लेकिन वह उसे सचेत किए बिना भी बिना किसी नुकसान के वहां से गुजरने में सक्षम हो गई थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसे स्थापित किया था, उसने स्पष्ट रूप से उसे बताया था कि उसकी बाधा खेती उससे कहीं अधिक गहरी थी जितनी उसने कल्पना की थी। और वह और भी अधिक आश्वस्त था, उस पर निश्चित रूप से सीमा बाधाओं पर प्राचीन ग्रंथ होंगे जिन पर उसने पहले कभी शोध नहीं किया था। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। सीमा अवरोध, प्राचीन ग्रंथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि 9वीं कक्षा के एक छोटे से देश में उसे इतना खजाना मिल जाएगा। लेकिन जब से उसे यह मिला, उसने इसे कभी भी हाथ से जाने नहीं दिया। लड़की के साथ वह उन सभी को चाहता था। जैसे ही उसकी नजर उस अत्यधिक आकर्षक आकृति पर पड़ी, उसने अपनी उत्तेजना छुपा ली। उस नकाब के पीछे उस तरह की निर्दोष सुंदरता की कल्पना की जो उसके दिल में गुप्त इरादे छिपा रही थी। सीमा बाधा प्राचीन ग्रंथों पर उसके हाथ लगने के बाद, इस आकर्षक और तेजतर्रार लड़की को उसकी कल्टीवेशन के लिए एक भंडार स्रोत बना दिया जाएगा।
चैप्टर 99 सभी पक्षों को चिंताजनक अर्घ। दर्द की चीख सुनाई दी और इसे छत पर देखा जा सकता था। दूसरे बुजुर्ग के हाथ की लंबी तलवार एक अच्छी तरह से रखी गई लात से उड़ गई थी। लंबी तलवार हवा में तैरती हुई नीचे धधकती हुई आग की लपटों में गिर गई। जोर से लात मारने के कारण उसके अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच का हाथ अचानक सुन्ना और अत्यधिक दर्द महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो लात से उसकी कलाई की हड्डियां टूट गई हों। दर्द उसकी बांह तक फैल गया और वह उसे उठाने में असमर्थ था क्योंकि वह उसकी बगल में लटका हुआ था। थोड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अपने सामने लाल आकृति को देख रहा था। नीचे प्रचंड आग की तेज चमक के सामने लाल आकृति आंखों को और भी अधिक चकाचौंध कर रही थी। उसके काले बाल रात की हवा से उड़ रहे थे, मानो दो हाथों ने उसके बालों को धीरे से ऊपर उठाया हो, रात के विपरीत उड़ते हुए उसके पीछे की ओर हवा करने के लिए। पूरी तरह से खिले हुए चमकदार मंदार फूलों वाला सुनहरा मुखौटा उसे और भी अधिक रहस्यमय अथाह बनाता है। उसके शरीर से एक रक्तपिपासु और जानलेवा आभा निकल रही थी, अत्यधिक तीव्र। आभा इतनी तीव्र थी कि उसका हृदय भय से भर गया। इसकी उम्मीद की जानी थी। यदि शत्रु कोई भी नहीं होता तो कई बुजुर्ग जो एक के बाद एक उसके हाथों में नहीं पड़ते, जहां उनके परिवार के मुखिया को भी उसके कारण पूरे जू परिवार के अस्तित्व की कीमत चुकानी पड़ी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपने जबड़े को कसकर भींच लिया और अपनी सारी रहस्यमय ऊर्जाओं को अपने भीतर एकत्रित कर लिया ताकि वे सभी उसकी नाभि के ठीक नीचे एक बिंदु तक पहुंच जाएं। एक त्वरित क्षण में उसका पूरा शरीर हवा से भरी रबर की गेंद की तरह बहुत तेजी से फूल गया, जहां उसके शरीर पर मौजूद वस्त्र अचानक विस्तार से टूट गया और फट गया, जिससे नीचे का मूल रूप से पतला शरीर उजागर हो गया। लेकिन उस क्षण वो मुरझाया हुआ और पतला दिखने वाला शरीर अभी भी फूल रहा था, क्योंकि ऊर्जाएं विस्फोटक रूप से विस्तारित हो रही थीं। उसकी त्वचा इस हद तक खींच रही थी कि उसकी नसें और नीचे की धमनियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण विस्फोट करने वाला हो। मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। दूसरा बुजुर्ग लगभग पागलों की तरह चिल्लाया। उसके भूरे और सफेद बालों वाला सिर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि क्यूई उसके चारों ओर फैल गई थी। उसके हाथ खुले हुए थे और वह पागलों की तरह फैंग जियू की ओर उछला। जिस गति से वह चला वह अचानक उस गति से दोगुनी हो गई जब उसने पहले फैंग जियू से लड़ाई की थी। जब नीचे के बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि दूसरा बुजुर्ग विस्फोट के दौरान लड़की को मारने के लिए अपने शरीर को विस्फोट करने के लिए उकसा रहा था, तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह चिंतित घबराहट और हताशा में अचानक चिल्लाया, अरे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे जीवित चाहता था। जीवित? उसने अपने पैर जमीन से उछाले और भूरे रंग का लबादा पहने वह व्यक्ति तुरंत ऊपर उठ गया। उसकी गति दूसरे बुजुर्ग की तुलना में कई गुना तेज थी, जिसकी रहस्यमय ऊर्जा का हर एक कण पूरे उफान पर था। जब फैंग जियू ने दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर उन्मत्त भाव देखा तो तुरंत सतर्क हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि वह आपसी विनाश में उसे नीचे लाने के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों का विस्फोट करने जा रहा था, तो उसकी आंखों में सदमा दिखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा बुजुर्ग जू परिवार के लिए इतनी दूर तक जाएगा। तुरंत वह तेजी से पीछे हट गई, हर एक कदम जितनी जल्दी हो सके उससे बचने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार शिखर स्तर पर एक मास्टर योद्धा का आत्मा विस्फोट कोई छोटी मोटी मजाक की बात नहीं थी और वह अपनी जान देकर थोड़ी सी भी चूक की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि जैसे ही वह पीछे हट रही थी, एक भूरे रंग का लबादा पहने एक राक्षस की तरह तेजी से मैदान में कूद पड़ा। अभी उसे उस आकृति की स्पष्ट झलक भी नहीं मिली थी कि उसने उसे दूसरे बुजुर्ग को जोरदार लात मारते हुए देखा, जो सीधे उसकी ओर छलांग लगा रहा था, जिससे वह सीधे आकाश में उड़ गया। अर्घ, मैं मानने से इनकार करता हूँ। बूम का बूम, रात के आकाश में दूसरे बुजुर्ग की घृणा से भरी असमंजस भरी आवाज गूंज रही थी। आवाज खत्म होने से पहले विस्फोट की तेज आवाज सुनाई दी और दूसरे बुजुर्ग का शरीर आकाश में ऊंचे टुकड़ों में टूट गया, जिससे एक बड़ा Kanaforu Visfoda wa.
Prakasa ki teza kamaka jizane asamana ko rosana cara dia ora teza de make ne rada ki santa santi ko puri taraha se nasta cara dia, lagabaga pure badalam vale kandrama sahara ko eka pala mem jagadia. Jays hi alaga setrum se claudi muna city ke kasana teji se isa jagaha ki ora barha rehida, chata para, buaranga ka labada pahain bura adami fenga ju ki ora mura, usak si hair para eka sauhardaprana muskanati, lekina ankam ki usa yori ke batera, eka taraha ki edahana se bari way eka najarati, eka jiba kamaka ke satha, jo us gura rahi ti jays ki ve ankem kisi sakara para bandati. चैप्टर 100 मेरे खून से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जब फेंग जियू ने भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, तो उसे अपने पूरे अस्तित्व में एक जबरदस्त ठंडक महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह के कोनों में अचानक एक बेकाबू ऐंठन होने लगी, खासतौर पर तब जब वह बूढ़ा आदमी अपनी निगाहों में एक अजीब सी उत्साहित चमक के साथ उसे देख रहा था। जिस प्रकार की घृणा उसे महसूस हुई, वह अवर्णनीय थी। उसने उसकी ओर देखा और अपने रोंगटे खड़े हो गए और अपनी बाहें रगड़ते हुए कहा, पुरानी बात है, क्या आपको दर्पण उठाकर उस बूढ़े आदमी को नहीं देखना चाहिए जो आपके बोलने से पहले बिल्कुल सूखे संतरे जैसा दिखता है? आप पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एक पैर ताबूत के अंदर है और आप अभी भी इतने बेशर्म हो सकते हैं। इस तरह के तिरस्कार से भरे व्यंग्यात्मक शब्दों के कारण भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की नजरें धुंधली हो गईं और यहाँ तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई, जिससे उसका शरीर एक दुर्भावनापूर्ण आभा देने लगा जब उसने फेंग जियू को घूरना शुरू कर दिया। सच्चाई यह है कि यह सम्मानित व्यक्ति आपको मेरी साधना के रूप में स्वीकार करने को भी तैयार है। श्वसन पहले से ही आपके बारे में बहुत सोच रहा है। सांस की खेती। फेंग जियू ने नकली भय से चिल्लाते हुए बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर से पैर की उंगलियों तक तिरछी नजर डाली और उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव से कहा, यह मुझे तुरंत दिखाई नहीं दिया कि इतनी पुरानी चीज अभी भी इतना लीचा हो सकती है। लेकिन आप पहले से ही इतने बूढ़े और वृद्ध हैं, वह चीज अभी भी काम कर रही है। कैसा दुस्साहस! जैसे ही वह चिल्लाया, उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई, उसकी छाती गुस्से से फूल रही थी, उसकी आंखें गुस्से में उसे घूरने के लिए लगभग अपनी जेब से बाहर निकल रही थीं। अगले ही पल, भूरे रंग का लबादा पहने वह व्यक्ति बिजली की तरह तेजी से उछला, उसका पतला और सूखा हुआ हाथ पंजे बनाने के लिए ऊपर की ओर मुड़ गया और वे फेंग जियू को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। फेंग जियू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसकी तेज आभा भड़क उठी। वह चकमा नहीं दे रही थी, बल्कि चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ी थी। उसकी संकुचित आंखें शातिर और खून की प्यासी थीं। उसके अजीब कदमों के साथ उसके कदम उसके शरीर को तेजी से अंदर ला रहे थे। उसके हाथ में जो खंजर था, वो पलट गया और अपनी रहस्यमय शक्ति से उत्प्रोत होकर उसने उसे सीधे भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति पर चला दिया। बच्चों का खेल। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़े व्यक्ति ने फेंग जियू के हमले को आसानी से चकमा देते हुए अपना हाथ उल्टा कर लिया। जैसे ही उस हाथ ने खंजर को एक तरफ कर दिया, उसका दूसरा हाथ उसे एक बार फिर पकड़ने के लिए बढ़ गया। भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फेंग जियू तुरंत गति के साथ चली गई और खुद को जमीन पर गिरने दिया। जैसे ही वह बूढ़े आदमी की 5 अंगुलियों वाली पकड़ से मुक्त हुई, उसने एक पैर उठाया और उसी समय उसे बाहर कर दिया। उसके रहस्यमय शक्ति से भरे पैर को हवा में घूमते हुए तेज हिलने की आवाज सुनाई दी। बस उस क्षण भर के लिए वह अचंभित हो गया था। उस लात से उसकी पिंडली पर चोट लगी थी। उसका घुटना मुड़ गया और जैसे ही वह एक स्क्वाट में गिरा, वह फेंग जियू से कुछ दूरी पर जाने के लिए तेजी से पीछे कूद गया। फेंग जियू ने एक पल भी रुके बिना फिर से हमला किया। वह गहराई से जानती थी कि दूसरे बुजुर्ग द्वारा अपने शरीर के विस्फोट से हुए विस्फोट ने क्लाउडी मून सिटी के भीतर विभिन्न शक्तियों को पहले से ही सचेत कर दिया था और वे लोग निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। फिलहाल वह जो करना चाहती थी वह उन लोगों के आने से पहले इस बूढ़े आदमी से निपटना था। अर्घ। बूढ़ा आदमी मुश्किल से अपना संतुलन वापस पाने में ही कामयाब हुआ था कि उसने देखा कि खंजर उसकी ठंडी चमक के साथ सीधे उसकी गर्दन पर वार कर रहा है।
जिससे वह अपने शरीर को पीछे की ओर झुका रहा है और उसी समय एक पैर से लात मार रहा है। अप्रत्याशित रूप से लड़की अचानक पीछे हट गई थी और खंजर की नोक जो तेजी से उसके गले की ओर बढ़ रही थी, घूम गई थी, जो उसके पैर की पिंडली में गहराई तक घुस गई थी जिसे उसने लात मारी थी। नीचे की ओर दिए गए भयानक प्रहार की शक्ति और उसकी ऊपर की ओर की लात की ताकत बेरहमी से टकराई, जिससे खंजर सीधे उसके पैर में घुस गया। वह इसे तब सुन सका जब खंजर की तेज धार उसकी हड्डी और मांस में कट गई, और उस असहनीय दर्द ने जो उसके दिल में धंसा, उसके शरीर के भीतर की सारी शक्ति एक विस्फोट में बाहर निकल गई। ओह! एक योद्धा संप्रभु की आभा का एक शक्तिशाली विस्फोट बूढ़े व्यक्ति के शरीर से एक धमाके के साथ बाहर निकला। तीव्र रहस्यमय ऊर्जा का उन्मत्त उछाल फेंग जियू पर बुरी तरह हमला कर उसे बाहर की ओर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। ओह! कुछ मीटर की दूरी पर उड़ते हुए फेंग जियू को अपने दिल में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके हृदय की मध्याह्न रेखा घायल हो गई थी जिससे उसके पूरे शरीर की आभा अचानक कमजोर हो गई थी। बूढ़े आदमी को खंजर खींचते और आग में फेंकते हुए देखकर, जैसे ही वह कदम दर कदम उसके पास आता गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने दिल में हो रहे तीव्र दर्द को सहन किया और हवा की ओर मुंह करके न तो डरी और न ही घबराई। एक हाथ उठाकर उसने अपने मुंह के कोने से खून को उस पर मल दिया और अपने हाथों को एक साथ जोड़कर एक जटिल और प्राचीन हस्तमुद्रा बना ली। उस क्षण उसकी ठंडी आवाज ने एक धीमा मंत्र बोला जो दूर से अत्यधिक प्राचीन, मधुर और रहस्यमय लग रहा था। मैं अपने खून से तुम्हें तुम्हारे बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं अपने नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो।